हिंदी के कवि और पत्रकार वीरेन डंगवाल की का एक नवगीत है जो हमारे समाज के बारे में एक बहुत छोटी सी लेकिन बहुत जरूरी बात कहता है। वो गीत कहता है, और उस गीत को मैं शुरुआत से पढ़ना चाहूंगा। वो कहता है कि ये कौन नहीं चाहेगा उसको मिले प्यार, ये कौन नहीं चाहेगा भोजन वस्त्र मिले, ये कौन न सोचेगा हो छत सर के ऊपर, बीमार पड़े तो हो इलाज थोड़ा ढब से, बेटे बेटी को मिले ठिकाना दुनिया में, कुछ इज्जत हो कुछ नाम बढ़े फल फूल जाएं, गाड़ी में बैठें जगह मिले डर भी न लगे, और दफ्तर में भी जाएं किसी तो ना घबराएं, कुछ चिंताएं भी हों हाँ कोई हरज नहीं, पर ऐसी नहीं कि मन उनमें ही गले घुने, हौसला दिलाने और बरजने आसपास हो संगी साथी अपने प्यारे खूब घने। लेकिन आगे, उसके आगे वीरेन डंगवाल कहते हैं, पर हमने ये कैसा समाज रच डाला है जिसमें जो दमक रहा शर्त या काला है, वो कत्ल हो रहा सरेआम चौराहे पर, निर्दोष और सज्जन जो भोला भाला है। आज हम बात कर रहे हैं कि कब खत्म होगी एक डॉक्टर की कैद। डॉक्टर कफील खान। डॉक्टर कफील खान पहली बार चर्चा में तब आए जब दरअसल जेल जाना चाहिए था उन तमाम लोगों को जिनकी लापरवाहियों से लाखों नवजात बच्चे, छोटे बच्चे पिछले 2 दशक से दिमागी बुखार के चलते अपनी जान गंवा रहे हैं। लेकिन जेल भेज दिए गए उनको बचाने की कोशिश करने वाले डॉक्टर कफील। लेकिन हमारे समाज ने ये देखता रहा, हमारे समाज ने ये सवाल नहीं पूछा कि उन बच्चों के कत्ल का जिम्मेदार कौन है। एक मंत्री जी टीवी स्क्रीन पर आते हैं और कह देते हैं अगस्त में तो बच्चे मरते ही हैं। कोई मंत्री, कोई नेता, कोई अधिकारी अपने घर के बच्चों के लिए ऐसी बात सोच भी नहीं सकता है, सोचनी भी नहीं चाहिए किसी को। पर यह बात कह दी गई, लेकिन हमने सवाल नहीं पूछा। डॉक्टर कफील एक बार जेल भेजे गए, बेदाग होकर निकले, बिहार पहुंच गए चमकी बुखार में बच्चों को बचाने के लिए, असम चले गए वहां पे बच्चों की सेहत की देखभाल करने के लिए, उनको बचाने के लिए। हमने तब भी नहीं पूछा डॉक्टर कफील कहाँ हैं, कहाँ गए हैं, क्यों गए हैं, क्या कर रहे हैं। उसके बाद सीए एनआरसी विरोधी आंदोलन शुरू हुआ। डॉक्टर कफील ने अपने नागरिक अधिकार के तहत अपना विरोध जताया, और एक डॉक्टर भी इस देश का नागरिक है, जैसे कोई वकील है, जैसे कोई नेता है, जैसे कोई अभिनेता है। डॉक्टर कफील अब फिर जेल में है, 6 महीने होने को आए हैं। उनकी रिहाई, उनकी जमानत की कोई उम्मीद नहीं है। एक भाषण देने के लिए उन पर एनएसए जैसा कानून लगा दिया गया है। वो कौन सा देश है, वो कौन सा समाज है, वो कौन सी सत्ता है जिसके लिए कोई एक भाषण देश की सुरक्षा पर खतरा हो जाता है। आखिर क्यों डरती है डॉक्टर कफील से यूपी की सरकार? आज हम इस सवाल पे बात कर रहे हैं। हमारे साथ हैं हमारी मैनेजिंग एडिटर रुक्मिणी सेन, मैं हूं मयंक। आप सबका स्वागत करता हूं, और मैं स्वागत करता हूं आदिल अहमद खान जी का, जो डॉक्टर कफील के बड़े भाई हैं। और अब मैं हैंड ओवर कर रहा हूं रुक्मिणी को। रुक्मिणी, आप बात शुरू करें, फिर हम सब लोग बात करेंगे। आदिल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी नमस्कार। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अगर उनके पास कोई सवाल हो आदिल अहमद खान साहब के लिए, अगर उनके पास कोई सवाल हो डॉक्टर कफील के लिए, आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम लोग वो सवाल जो हैं आदिल साहब से पूछेंगे, वो बात हम आगे भी बढ़ाएंगे। आदिल साहब, शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से। पहले तो आप हमें बताइए कि कफील साहब अभी हैं कहाँ पे, कैसे हैं, उनकी तबीयत कैसी है, जिस जेल में हैं वहाँ पे कोविड का क्या हाल है, उनका क्या हाल है? अभी प्रेजेंट टाइम में डॉक्टर कफील मथुरा जेल में है, और थोड़ी सी उनकी तबीयत ख़राब है, क्योंकि जो है वहाँ पे इस बार गर्मी थोड़ा ज़्यादा पड़ रही है। और चूँकि मथुरा में सिर्फ 500 कैदियों की रहने की जगह है, और करीब 1600 प्लस कैदी हैं, तो ओवर क्राउडेड है। इस वजह से थोड़ा सा उनकी तबीयत जो है वो गड़बड़ है वहाँ पे, क्योंकि कोविड की वजह से जो है सोशल हम लोग मिल भी नहीं पा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा जो है वो उनके सेहत के बारे में पता नहीं चल पा रहा। और अब सोशल डिस्टेंसिंग का भी, अब क्योंकि इतनी छोटी जेल है और लोग इतने ज़्यादा हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग का भी कोई फॉलो नहीं हो रहा है। इस चीज़ को हमने
लेटर लिख के बताया भी है, क्योंकि गोरखपुर जेल में भी कैदियों में कोरोना पॉजिटिव आ गया है, आगरा में भी जेल में आ गया है, और आगरा में 4 कैदियों की डेथ भी हो गई है। तो इस वक्त तो डर तो है ही कि कोविड का है भाई, वहाँ पे ना मेडिसिन मिल पाएगी ना इलाज हो पाएगा। और उस बीच में भी गवर्नमेंट जो है वो पेरोल पे भी उनको रिहा नहीं किया है। थोड़ी सिचुएशन हम लोगों की बहुत टेंस है। हम लोग 19 मार्च के बाद से उनको देख भी नहीं पाए हैं, सिर्फ आवाज़ ट्यूजडे के दिन फ़ोन आता है वही सुन पाते हैं। आदिल साहब, आपको क्यों लगता है कि आदिल साहब के साथ किसी तरह की नाइंसाफी हुई है? आप हमें थोड़ा सा घटनाक्रम समझाइए और बताइए कि जिनको नहीं पता हो, जिन्होंने नहीं पढ़ा हो, उनको ही पता चल जाए कि क्या एग्जैक्टली हुआ था। देखिए, जो जब से गवर्नमेंट ये बनी है, मतलब आई है, और बीआरडी का इंसिडेंट हुआ है, तब से लगातार 3 साल से डॉक्टर कफील को किसी न किसी बहाने जो है उनको अरेस्ट किया जाता है और जेल भेजा जाता है। आप बीआरडी का जो केस था उसको थोड़ा सा इलैबोरेट करके आपको समझाइए कि क्या हुआ था वहां पे। बीआरडी जो है, बीआरडी इंसिडेंट जो है वो 10 अगस्त को हुआ, और क्या नाम है आपका 10 जुलाई को 2017 में डॉक्टर कफील उस दिन जो है, एक दिन पहले चीफ मिनिस्टर आए हुए थे, सारे चीफ सेक्रेटरी और सारे आए हुए थे। अब उन लोग की क्या एडमिनिस्ट्रेशन की चूक रही कि उनको पता नहीं चला कि जो है ऑक्सीजन का पेमेंट नहीं हुआ है, पिछले 6 महीने से वो रिमाइंडर पे रिमाइंडर भेजे जा रहा है। ये ऑक्सीजन और रहना ना रहना या मेडिसिन रहना ना रहना, ये एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है। 10 तारीख को जो है वो ऑक्सीजन ख़त्म होती है, क्या नाम है 7:30 बजे, और उस दिन डॉक्टर कफील ऑफिशियली लीव पे थे, लीव उनकी सैंक्शन थी। उनको 12:30 बजे उनके एईएस ग्रुप करके मैसेज आया डॉक्टरों का और वहाँ जो वार्ड स्टाफ का, तो उसमें एक मैसेज आता है कि ऑक्सीजन ख़त्म हो गई है। तो उसके बाद जो है डॉक्टर कफील जो है उसमें उसी ग्रुप में जवाब देते हैं कि जो है आप इनसे बात करिए, जो गैस ऑपरेटर हैं उनसे आप बात करिए, मैं मेडिकल कॉलेज पहुंच रहा हूं। और वो इस दौरान अपना छुट्टी से 12:30 बजे ही घर से निकल जाते हैं, और लगातार 54 घंटे तक वो बच्चों को बचाने की कोशिश करते हैं, गैस का अरेंजमेंट करते हैं। उनके एक डॉक्टर कफील ने डीएम से बात किया हो, डॉक्टर कफील ने अलग अलग हॉस्पिटल से बात किया हो, डॉक्टर कफील ने जो फैज़ाबाद से और खलीलाबाद से सिलेंडर मंगाए हो, सबका हमारे पास कॉल डिटेल है कि डॉक्टर कफील ने उन 54 घंटों में क्या किया। और एक सबसे अच्छी बड़ी चीज़ मैं आपको बताऊं, जिसको मैंने कई बार कहा है लेकिन उस पर कोई फोकस नहीं करता है, कि डॉक्टर कफील की बेगुनाही अगर देखनी हो तो बीआरडी मेडिकल कॉलेज के पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में सीसीटीवी सब जगह लगा हुआ था। आज तक उस सीसीटीवी फुटेज मैं मांगता रह गया कि भाई आप वहां लगा हुआ है, इतना बड़ा हादसा हुआ है वर्ल्ड लेवल पे, उसको तो उसका सीसीटीवी फुटेज देखा जाए कि डॉक्टर कफील ने उसमें काम किया कि नहीं किया, भाग गए। जो इल्ज़ाम लगे हुए थे डॉक्टर कफील के ऊपर कि डॉक्टर कफील ने बच्चों को सही से देखा नहीं इसलिए बच्चे मर गए, तो डॉक्टर कफील तो बहुत जूनियर डॉक्टर थे, उनसे सीनियर हेड ऑफ डिपार्टमेंट और 100 वार्ड के प्रभारी और एनआईसीयू के प्रभारी अनीता मेहता और 100 वार्ड के प्रभारी डॉक्टर शर्मा, ये सब लोग थे। महिमा मित्तल एचओडी थी, इन लोगों की जिम्मेदारी होती है। डॉक्टर कफील तो अभी उससे पहले हेडॉक पे थे। 2016 में वो यूपीएससी से सेलेक्ट होके परमानेंट हुए थे, और यूपीएससी के नियम में आप देखिएगा कि उसमें लिखा रहता है कि 2 साल आप प्रोबेशन पीरियड में रहेंगे। प्रोबेशन पीरियड में आपके पास कोई फाइनेंशियल चार्जेस नहीं होते हैं, आप किसी भी कमेटी के मेंबर नहीं हो सकते हैं। तो ना डॉक्टर कफील गैस के कमेटी के मेंबर थे, ना ही कोई उनके हाथ में कोई फाइनेंशियल था कि वो करप्शन करते। उन्होंने उस दौरान बच्चों की खिदमत की, और बीआरडी में अमूमन जो है जुलाई अगस्त में इंसेफ्लाइटिस का होता है, तो मीडिया के 2-4 लोग रहते हैं। उन्होंने वो भगदड़ को देख लिया, डॉक्टर कफील के काम को देख लिया और डॉक्टर कफील को हीरो बना दिया। बस डॉक्टर कफील की वही गलती थी
जो काम करते हुए हीरो हो गए, वही लोगों को जो लखनऊ में बैठे हुए थे उन लोगों को नागवार गुजरा और फिर जो है डॉक्टर कफील को ही कल्प्रिट बना दिया। उस वक्त 400 बच्चे एडमिट थे और 400 में से 70 बच्चे मरे। और 400 बच्चों के साथ आप सोचिए कि एक माँ बच्चों के साथ रहती है और एक चाहे सास हो या ननद हो या देवर हो या भाई हो, एक साथ में और रहता। 800 लोग और 400 बच्चे, और उसमें सोचिए बच्चे मर रहे हो, कितना हाय तौबा, कितना प्रेशर होगा। अम्बू बैग से ऑक्सीजन भी दे रहे हैं, उसमें आप जो है क्या नाम है सिलेंडर का इंतजाम भी कर रहे हैं, उसमें आप सारे मीडिया आ रही है, डीएम आ रहे हैं, सबसे बैठ के बात भी कर रहे हैं, सिचुएशन सबको हर 2-2 घंटे पे सबको सीनियर्स को बता भी रहे हैं। तो उसके बाद भी बच्चों को बचा लिया। उसके बाद इन दी लास्ट 13 तारीख को सीएम सर आते हैं और डॉक्टर कफील को ही जो है सारा उनके ऊपर थोप के उनको जो है सबसे जूनियर मोस्ट डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया जाता है। और बाकी सब और भी जितने भी डॉक्टर हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में थे, जो हेड एचओडी थे, जो एनआईसीयू के प्रभारी लोग थे, उनको कुछ नहीं होता है। 100 वार्ड के प्रभारी थे, उनको कुछ नहीं होता है। और डॉक्टर उसके बाद डॉक्टर कफील के साथ क्या होता है? जब योगी जी आते हैं हॉस्पिटल में, वो बात करते हैं डॉक्टर योगी कफील जी से? आते हैं, उनको बताया जाता है कि यही जो है सिलेंडर का अरेंजमेंट किया था और यही मीडिया को वो दिया है। तो योगी जी डॉक्टर कफील को बुलाते हैं और कहते हैं तू है डॉक्टर कफील, तू हीरो बनता है, 4 सिलेंडर ला के तू क्या कर लिया? तो उन्होंने कहा सर जो मैक्सिमम हो सकता था सर वो अरेंजमेंट किए हैं। फिर डांटने लगे तो चुप हो गए और फिर उसके बाद उनको जो है वो और लोग हटा ले गए और जो है उनको फौरन ही जो है उनको सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंड करने के बाद जो है फिर निगेटिव नैरेटिव जो है वो नेशनल स्ट्रीम मीडिया में चलने लगा। तो डॉक्टर कफील ये है, डॉक्टर कफील वो है, डॉक्टर कफील के फैमिली के बारे में गलत चीज़ें। फिर उसके बाद जो है 22 तारीख को एफआईआर हो जाता है। फिर वो पुलिस परेशान करना शुरू कर देती है। मतलब क्या करती है पुलिस? मतलब हमारे ऑफिस आती है, वहाँ लड़कों को मारती पीटती है और सब सामान उठा ले आती है। फिर घर पे आती है। घर पे उस दौरान जो हम अरेस्ट स्टे के लिए मैं चला गया था इलाहाबाद और हमारे घर के सारे लोग जो है 17 अगस्त को हज करने चले गए थे। हमारा छोटा भाई जिसको गोली मारी गई थी, काशिफ, उसकी वाइफ, हमारी मदर, बहन और बहनोई उनकी बहन, 6 लोग ये लोग हज पे गए हुए थे। घर पे जेंट्स में मैं अकेला था और डॉक्टर कफील की वाइफ और मेरी वाइफ थी। रात में 12 बजे पुलिस आ जाती थी, दरवाज़ा तोड़ती थी, बड़बड़ाती थी और अंदर आके औरतों को हरेस करती थी कि आप डॉक्टर कफील से बात कराइए। उनसे कहा जाता था भाई अरेस्ट स्टे लेने गए हैं और डॉक्टर कफील ऐसा नहीं है, भागे नहीं है और आप लोग अभी उनको टॉर्चर करेंगे इसलिए हटे हुए हैं। फिर वो लगातार परेशान करते रहे, हमारे भी पीछे पड़े रहे। फिर हमारी बहन जो है लखनऊ में रहती हैं, उनको बच्चों को उठा लिया। तब फिर मैं दिल्ली में ही थे, डॉक्टर कफील मैंने बुला लिया और 2 नवंबर को, उस दिन बकरीद का दिन था, हम लोग जो है लखनऊ में जो है वो सरेंडर करवाया। फिर उसको लेके गोरखपुर आए। और यहाँ पे ये बताना जरूरी है कि डॉक्टर कफील एक पीडियाट्रिशियन हैं, मतलब बच्चों के डॉक्टर हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, 2 किताबें लिखी हैं और उनका पेपर भी यूएस में जो ट्विंस बच्चे यहाँ पे ज़्यादातर जो 6 मंथ 7 मंथ में गोरखपुर आसपास में मर जाते हैं, उस पर भी उनका रिसर्च है। उसका पेपर यूएस में उनका रिलीज भी हुआ है। और आपका इंसेफ्लाइटिस पे भी उनका जो है वो काफ़ी अच्छा वो नॉलेज उनकी है। और एनआईसीयू का उनके पास स्पेशलाइजेशन है। वो बीआरडी में आने से पहले सिक्किम मणिपाल में वो 3 साल प्रोफेसर रहे हैं। मैं ही उनको समझ लीजिए जिद करके गोरखपुर लाया हूँ, नहीं तो आप मणिपाल में उनके बैच का कोई डॉक्टर पास आउट नहीं है जो इंडिया में, सब इंडिया से बाहर हैं और बहुत वेल ऑफ सेटल्ड हैं। अब वो आए गोरखपुर में खिदमत करने, लोगों की, जनता की सेवा करने। भाई बीआरडी में आप कोई बहुत ज़्यादा सैलरी तो है नहीं और उसमें आप
डॉक्टर कफील पूरा टाइम जो है पूरा फुल टाइम देते थे वहाँ पे और बहुत अपने पैसे से, आज भी बीआरडी में हमारा पैसा बाकी है, अपने पैसे से वहाँ ना जाने कितने लोगों की दवाएं दिया है। वहाँ पे जो इन्फिगेशन मशीन है जो वायरस बैक्टीरिया को डिटॉक्सिफाई करती है, वो भी डॉक्टर कफील ने आप सिस्टम में, आप जानती हैं कोई चीज़ खरीदेंगे तो नीचे से ऊपर तक लेटर लिखना रहता है, उसको भी जो है वो डॉक्टर कफील ने अपने पैसे से खरीदा था। 19,990 रुपए का वो आज भी इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे मौजूद है। और ऐसे मैं यहाँ पे 2-3 चीजें बताना चाहती हूँ कि एक पीडियाट्रिशियन अगर बॉम्बे दिल्ली में काम करता है या कहीं पे भी प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करता है, अगर बॉम्बे दिल्ली में काम करता है खास करके, तो उसकी तनख्वाह 2.5 लाख से ऊपर ही होती है। 2.5, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकती है, सीनियरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। डॉक्टर कफील को शायद 50-60 हज़ार रुपए मिल रहे होंगे उस शहर में, 60,000 और 60,000 रुपए ना, और तो मेरा अनुमान यहाँ पे सही निकला। और दूसरी चीज ये है कि ऑक्सीजन जुगाड़ करना है यहाँ पे, वो ऑक्सीजन एक हॉस्पिटल में रहेगा नहीं रहेगा ये डॉक्टर की जिम्मेदारी नहीं होती है, ये एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी होती है। और एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो ऑफिस का काम करते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है। तो उसमें अगर किसी ने वो उपलब्ध कराया है तो वो एक्चुअली इनिशिएटिव लिया है, इस बात को भी समझना जरूरी है। आप अपनी बात रखें जी। ऑक्सीजन जो, और सबसे बड़ी चीज जो लोग नहीं जानते हैं, वो बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जो है लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, टैंकर में आता है। पुष्पा सेल्स उसकी मीडिएटर थी, आइनॉक्स यूएस की कंपनी है, राजस्थान में उसका फैक्ट्री है। वो लिक्विड ऑक्सीजन आती है, जैसे हमारे घरों में एलपीजी गैस है, पलटिए तो वो लिक्विड बाहर आ जाता है सिलेंडर में, जो घरों में कुकिंग होता है उसका एलपीजी नाम है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो वैसे लिक्विड आती है, चूंकि बहुत ज्यादा ऑक्सीजन लगती है तो इसलिए लिक्विड ऑक्सीजन आती है। फिर वो एक बड़ा सा वहाँ टैंक है, बहुत बड़ा सा, उसमें 35,000 से लेके लाख तक का लीटर आता है उसमें। फिर उससे पूरे डिपार्टमेंट में सप्लाई होती है। और मैं एक चीज आपको खास बात बता दूं कि आप अगर आपके घरों में टंकी में पानी खत्म होगा तो फर्स्ट फ्लोर पे भी पानी नहीं आएगा, सेकंड फ्लोर पे भी नहीं आएगा, किचन में भी नहीं आएगा, बाथरूम में भी नहीं आएगा। किसी ने ये नहीं सोचा कि जब ऑक्सीजन खत्म हुई तो पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में ऑक्सीजन खत्म हुई, बाकी डिपार्टमेंट में क्या हुआ, मेडिसिन डिपार्टमेंट में क्या हुआ, गायनी में क्या हुआ, क्या वहां ऑक्सीजन नहीं खत्म हुई, क्या वहां डेथ नहीं हुई? वहां भी डेथ हुई। लेकिन सारा डॉक्टर कफील को इसीलिए फॉरेन कल्प्रिट बना दिया गया क्योंकि कहीं लोग मेडिसिन के बारे में ना पूछने लगे, गायनी में ना पूछने लगे, ट्रॉमा में ना पूछने लगे तो इसलिए फौरन कफील को टारगेट बना दिया गया और डाइवर्ट कर दिया गया। यहाँ बच्चे मरे थे, वहां बड़े मरे हैं। मेडिसिन डिपार्टमेंट में हिंदुस्तान पेपर में निकला हुआ था कि 18 एडल्ट मरे हैं उस दिन, जिसको छिपा लिया गया। और उन लोगों को आज तक पता नहीं चला कि मेरे घर वाले कैसे मर गए। सोच लीजिए कितनी मतलब इनसेंसिटिव यहाँ पे चीजें हैं। हमारे घर का बंदा मर जाए, हमको पता ही नहीं चले कि वो नॉर्मल डेथ नहीं हुई, उसको तो ऑक्सीजन ही बंद हो गई थी। ऐसे 18 डेथ हुई थी मेडिसिन में उस दिन, सिर्फ पीडियाट्रिक में बच्चे नहीं मरे थे। अच्छा आदिल साहब, इसके बाद जरूर इन्वेस्टिगेशन हुआ होगा, जरूर किसी हेल्थ सेक्रेटरी को या उस लेवल के व्यक्ति को बोला गया होगा। यहाँ पे 2 इन्वेस्टिगेशन हुए। एक डॉक्टर कफील को 22 जुलाई को 22 अगस्त को सस्पेंड कर दिया गया और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी सेटअप हुई। हिमांशु कुमार जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन और हेल्थ के, वो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी किए। और सीओ कैंट, गोरखपुर में एक थाना है सीओ कैंट, वहां पे सीओ के लेवल पे क्रिमिनल इंक्वायरी शुरू हुई। और आप जान के ताज्जुब करेंगी कि जिस बंदे को नंबर 1 कल्प्रिट बनाया गया, जिसको इतना टॉर्चर किया गया, पूरी फैमिली बर्बाद कर दी गई, उसका कैरियर वो खत्म करने की कोशिश की गई, उसको कल्प्रिट बनाने की। डॉक्टर कफील क्रिमिनल इंक्वायरी में भी सारे चार्जेस हट गए। डॉक्टर कफील के ऊपर करप्शन के चार्जेस लगाए गए थे।
कि उन्होंने 7/13 होता है करप्शन चार्जेस, मेडिकल निग्लेजेंस का चार्जेस लगाया हुआ था डॉक्टर कफील के ऊपर। यूपीएससी से सेलेक्ट हुए उसके बाद भी लगाया गया था कि उनकी डिग्री वैलिड नहीं है और उन्होंने गवर्नमेंट का पैसा खाया है और बच्चों को मारा है। तो सब चीज़ों से और प्रिंसिपल के साथ कॉन्स्पिरेसी की है। जब चार्जशीट जमा हुई 12 नवंबर को, 90 डेज के अंदर चार्जशीट जमा होती है, तो डॉक्टर कफील के ऊपर जो 4 मेजर चार्जेस थे वो मेजर चार्जेस डॉक्टर कफील के ऊपर से हटा दिए गए। तो आप कह रहे हैं कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ मेडिकल एजुकेशन यूपी सरकार के जो थे, उन्होंने जानकार आईएएस ऑफिसर जो है, सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर जो है हिमांशु कुमार, उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन किया, उस इन्वेस्टिगेशन के में उन्होंने जब रिपोर्ट दिया, उन्होंने कहा कि इनोसेंट है। डॉक्टर कफील पे 2 इन्वेस्टिगेशन हो रही थी। डिपार्टमेंटल हिमांशु कुमार कर रहे थे, उसकी रिपोर्ट 2-2.5 साल बाद आई। अभी जो हम बात कर रहे हैं, जो एफआईआर किया गया था इनके ऊपर, एफआईआर में इनको दिखाया गया था कि इन्होंने करप्शन किया है, इन्होंने जो है पेशेंट बच्चों को ठीक से नहीं देखा, इसलिए मेडिकल निग्लेजेंस किया है, इनकी डिग्री ठीक नहीं थी, इन्होंने जो है सोशल मीडिया पे और मीडिया पे गलत चीजें बोली हुई हैं और इन्होंने जो है वो सरकारी रुपए को का गबन किया है। तो जब पुलिस ने जांच किया, इन्होंने ही पुलिस अपॉइंट किया, पुलिस ने जांच किया और पुलिस ने जब चार्जशीट फाइल की 12 नवंबर को, तो मेजर सारे चार्जेस पुलिस ने ही हटा दिए क्योंकि कुछ उनको मिला ही नहीं। डॉक्टर कफील की डिग्री एमसीआई में रजिस्टर्ड है, तो वो आप नेट पे डाल के देख सकती हैं, वो कोई छिपी हुई चीज नहीं है। दूसरा, करप्शन चार्जेस कोई उनको सबूत नहीं मिले, तो 7/13 करप्शन चार्जेस भी हो गया। वहां पे जितने भी लोग थे और सब ने देखा हुआ था, सब ने बयान दिया, करीब 90 लोगों का बयान है कि नहीं डॉक्टर कफील ने पूरा काम किया। पेशेंट्स ने भी बयान दिया है और उस दौरान पेशेंट बोले भी थे कि ये गोरे गोरे से डॉक्टर थे, वही दौड़ रहे थे। तो जो है वो भी मेडिकल निग्लेजेंस भी हो गया, तो उसमें पुलिस के द्वारा भी वो बाइज्जत बरी हो गए। उसके बाद हाई कोर्ट में 25 अप्रैल 2018 को हाई कोर्ट ने उनको बेल दी और हाई कोर्ट ने अपने बेल ऑर्डर में लिखा, मैं वो बेल ऑर्डर आपको भेजूंगा, उसमें लिखा साफ साफ कि डॉक्टर कफील मेडिकल निग्लेजेंस किया ही नहीं है। डॉक्टर कफील 100 वार्ड के प्रभारी नहीं है, 100 वार्ड के प्रभारी भूपेंद्र शर्मा है, उनका अपॉइंटमेंट। डॉक्टर कफील को ये फंसाया गया था कि वो 100 वार्ड के प्रभारी थे, तो इन्होंने क्यों नहीं अपनी ड्यूटी निभाई। उसके प्रभारी थे डॉक्टर भूपेंद्र शर्मा। और डॉक्टर कफील किसी भी, उस ऑर्डर में लिखा है हाई कोर्ट के, डॉक्टर कफील किसी भी कमेटी के मेंबर नहीं थे, किसी भी गैस कमेटी के मेंबर नहीं थे। अब वो रहते भी कैसे, प्रोबेशन पीरियड में किसी को बनाया ही नहीं जा सकता है। वो खुद जो है सिस्टम जो बना है उसमें इसीलिए डाल दिया गया है कि जो नया नया आएगा उसको इन सब चीज़ों में लोग फंसा सकते हैं, या उसको एक्सपीरियंस नहीं रहेगा तो उसको कर देंगे। उसके बाद जो है जब हम लोग को बेल ऑर्डर मिल गया तो हम लोग हाई कोर्ट गए कि हमारी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी 3 महीने में आ जानी चाहिए थी, हमारी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी को 2 साल हो रहा है, आ नहीं रही है। तब कोर्ट ने ऑर्डर किया कि इनकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी 90 दिन में पूरी हो जाए। और फिर 18 अप्रैल को हिमांशु कुमार, प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन हेल्थ जो हायर एजुकेशन, उन्होंने सबमिट की शासन को रिपोर्ट, और वो रिपोर्ट हमको मिली 26 सितंबर को। बीच में इलेक्शन था, अब इलेक्शन की वजह से वो नहीं हुई कि क्या वजह थी, वो रिपोर्ट नहीं मिली। 26 सितंबर को रिपोर्ट वो हम लोगों को मिली और वो 2018 में वो 55 पेज की रिपोर्ट है। वो उसको काफ़ी वो उसको क्लीन चिट उन्होंने दे दिया। उन्होंने साफ साफ लिखा मैम कि डॉक्टर कफील 100 वार्ड के प्रभारी नहीं है, डॉक्टर का भूपेंद्र शर्मा है, डॉक्टर कफील मेडिकल निग्लेजेंस नहीं किया है। और एक लाइन, बहुत बड़ी लाइन लिखी उन्होंने, डॉक्टर कफील ने एक डॉक्टर से भी ज्यादा बढ़ के काम किया है। दूसरा उन्होंने लिखा कि जो है डॉक्टर कफील जो है किसी भी इंक्वायरी में
शामिल नहीं थे, उनके ऊपर से कोई भी करप्शन चार्जेस प्रूफ नहीं हुआ है। और ये लोग जो डॉक्टर, एक तो प्राइवेट प्रैक्टिस हिंदुस्तान में क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, डॉक्टर, ये गाइडलाइन है सुप्रीम कोर्ट की भी, और डॉक्टर कहीं पे भी कभी भी फीस लेके किसी भी पेशेंट को देख सकता है, कोई रोक नहीं सकता है। तो उन्होंने ये लिखा कि हाँ, डॉक्टर कफील जो है वो प्राइवेट प्रैक्टिस करते थे, लेकिन यूपीएससी से सिलेक्शन के बाद अगस्त 2016 के बाद उनका कोई भी एविडेंस प्राइवेट प्रैक्टिस का नहीं मिलता है। और डॉक्टर कफील की वाइफ भी डॉक्टर है, तो वो अपना हॉस्पिटल चलाती है। उन्होंने साफ साफ लिख दिया एक तरह से। लेकिन उसके बाद मीडिया में आया, सारे मेन स्ट्रीम मीडिया ने कवर किया, तो हिमांशु कुमार सर को भी हटा दिया गया और फिर से वही डिपार्टमेंट इंक्वायरी बैठा दी गई। और अब जो है तो आप बता रहे हैं जिसको हम लोग एक बार फिर से मेंशन करते हैं कि जो सीनियर आईएएस ऑफिसर जिन्होंने रिपोर्ट दी, जिन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, हिमांशु कुमार, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन थे, उन्होंने जब रिपोर्ट दिया, उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि डॉक्टर कफील इनोसेंट है और कोई मेडिकल नेग्लिजेंस नहीं किया उन्होंने, ना ही करप्शन किया है। तो उसके बाद आगे क्या हुआ? फिर उसके बाद जो है मीडिया में वो चीज आई, तो इन लोगों ने नई कमेटी बना दी और हिमांशु कुमार की जगह डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी को बना दिया और दोबारा से फिर सस्पेंड कर दिया और दोबारा से इंक्वायरी सेटअप हो गई। बहराइच वाले कांड में कुछ नहीं हुआ था, उसी में दोबारा सस्पेंड कर दिया, एक नया एपिसोड जोड़ दिया, बहराइच एपिसोड। और जो डॉक्टर कफील को अभी जो अरेस्ट किया गया है, वो बेसिकली वो अरेस्ट उनको CA/NRC की वजह से नहीं किया गया, वो एक दिखाया गया है। 22-23 जनवरी को प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी लखनऊ में जो है सारे डॉक्टरों को बुला के वहाँ पे बयान लिया है। तो वहाँ पे डॉक्टरों ने लिख के दिया है कि डॉक्टर कफील बहराइच में सिविल हॉस्पिटल में NICU में नहीं गए। तो एक जो और इंक्वायरी गवर्नमेंट ने सेटअप की थी बहराइच एपिसोड में, जहाँ पे 70 बच्चे सदर अस्पताल में मर गए थे और वहाँ गवर्नमेंट कह रही थी, बहराइच के लोग, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा था कि ये रहस्यमय बीमारी है। कुछ लोगों ने डॉक्टर कफील को वीडियो भेजा, सिम्टम देख के डॉक्टर कफील ने कहा कि ये रहस्यमय बीमारी नहीं है, इंसेफेलाइटिस है। और मैं एक बार आके देखना चाहता हूँ, तो CMO साहब से बात की, CMO साहब ने बुला लिया। डॉक्टर कफील के पहुंचने पे CMO साहब पांडे साहब को हटा भी दिया गया। अभी डॉक्टर कफील वहां पहुंचे थे कि पूरी फोर्स आ गई, SDM और 3 CO और 100-200 पुलिस वाले, और डॉक्टर कफील को लेके चले गए। तो उसमें भी डॉक्टर कफील को जेल भेज दिया, दोबारा सस्पेंड हो गया। तो उस एपिसोड में भी डॉक्टर कफील को 22-23 जनवरी 2020 को डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन ने क्लीन चिट एक तरह से दे दी थी। इस चीज को जो रिपोर्ट को शासन में जब पहुंची है, तब जो है डॉक्टर कफील को उस अलीगढ़ वाले FIR में अरेस्ट करने के लिए तब जो है वो अलीगढ़ पुलिस से जांच दे दी गई STF को। 24 जनवरी को जांच दी गई है और डॉक्टर कफील को 29 जनवरी को मुंबई एयरपोर्ट से 10:57 पे 29 जनवरी को अरेस्ट कर लिया है। तो BRD में भी उनको क्लीन चिट मिल गई, बहराइच वाले एपिसोड में क्लीन चिट मिल गई। अब दोबारा से गवर्नमेंट की जो है वो क्या नाम है बेइज्जती होती, उसको रोकने के लिए उन्होंने आनन फानन में डॉक्टर कफील कुछ बोले नहीं, उनको जेल में बंद करके चुप करा दिया। और इस बार जो है बहुत टॉर्चर किया। 5 दिन शुरुआत में भूखा रखा, उसके बाद अलीगढ़ से जब उनको दिल्ली बॉम्बे से स्वर्ण शताब्दी या स्वर्ण क्रांति एक्सप्रेस से लेके आए, तो हाथ जो है उनका हथकड़ी में बांध के ऊपर जो ट्रेन में पकड़ने वाला होता है उसमें बांध दिया था। 2 दिन तक ऐसे हाथ उसका रखा हुआ था। और उसको जो है बॉम्बे में भी बहुत टॉर्चर किया। डॉक्टर कफील को घर वालों से बात नहीं करने दे रहे थे। तो कुछ वहाँ पे जो लोकल मीडिया है वो पहुँच गई, तब जो है डॉक्टर कफील से नेक्स्ट डे उन्होंने, हम लोग को पता चला कि अरेस्ट हुए सुबह। मैं आपको सवाल पूछना चाहता हूं। सवाल से पहले मैं
चूंकि ये जो बात हो रही है, ये प्रताड़ना की जो बात हो रही है पूरी, और हम ये शो कर रहे हैं, उसका मकसद भी यही है। मैं सबसे पहले एक बार तो डॉक्टर कफील की जो पत्नी है डॉक्टर शबिस्ता खान, उनकी एक चिट्ठी है, जी वो जी। मैं स्क्रीन पे उसका टेक्स्ट शेयर करना चाहता हूँ, उसको पढ़ देना चाहता हूँ सबसे पहले। तो ये चिट्ठी जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के नाम लिखी थी, और अ, ये मार्च में लिखी गई चिट्ठी है, और इसको मैं चाहता हूँ आप लोग एक बार पढ़ें और समझें कि मार्च से अब तक 4 महीने हो चुके हैं जब ये चिट्ठी लिखी गई है। उसके 4 महीने पूरे होने में बमुश्किल 3 से 4 दिन बचे हुए हैं इस चिट्ठी के। ये चिट्ठी कहती है कि मैं डॉक्टर शबिस्ता खान, पत्नी डॉक्टर कफील खान, माननीय उच्चतम न्यायालय से अपील करती हूं कि आपके आदेश दिनांक 23 मार्च 2020 के बाद डॉक्टर कफील को मथुरा जेल से रिहा किया जाना था। उनका नाम भी जेल की लिस्ट में शासन को गया था। कल दिनांक 28/3/2020, यानी कि ये चिट्ठी 29 तारीख को लिखी गई है, 29 मार्च को, कुछ ही दिन में 4 महीने पूरे हो जाएंगे। कल दिनांक 28 मार्च 2020 को सुबह उनकी रिहाई का ऑर्डर भी आ गया था कि शाम को डॉक्टर कफील को रिहा किया जाएगा, लेकिन शाम को लखनऊ से किसी अधिकारी का फोन आने पर उनकी रिहाई रोक दी जाती है। आज मेरे पति ने जेल पीसीओ से 3:16 पर फोन करके बताया। मैं माननीय उच्चतम न्यायालय से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे पति डॉक्टर कफील को रिहा किया जाए, इनकी सेहत भी ठीक नहीं है। आपकी आभारी रहूंगी, डॉक्टर शबिस्ता खान। इस चिट्ठी की आखिरी पंक्ति को फिर से पढ़िए, इनकी सेहत भी ठीक नहीं है। आपको ये केवल एक पंक्ति लग रही होगी, आपको लग रहा होगा इस चिट्ठी में एक शिकायत है कि रिहा किया जाना था पर रिहा हुए नहीं, पर दरअसल ये जो आखिरी लाइन है इस चिट्ठी की, ये एक पत्नी की ओर से लिखी गई एक लाइन है। वो जो चिंता है, वो जो फिक्र है, वो जो तकलीफ है कि इनकी सेहत भी ठीक नहीं है, इस लाइन को सिर्फ मन में सोचिए कि ये पंक्ति आपकी या मेरी माँ या बहन या पत्नी या कोई दोस्त, कोई भी इसको कह रहा है अपने पार्टनर के लिए या अपने बेटे के लिए या अपने पति के लिए, इनकी सेहत ठीक नहीं है। इन भावों को 1000 पंक्तियों में व्यक्त करना भी चूंकि असंभव है, इसलिए बस वो एक लाइन आखिरी में लिख के छोड़ दी जाती है। ये आखिरी लाइन है सुप्रीम कोर्ट के नाम की चिट्ठी की, इनकी सेहत भी ठीक नहीं है। आप अगर इसको पढ़ के समझ नहीं पाते और भावुक नहीं होते तो समस्या ये आपके स्तर पे है। मैं एक बार रुकनी चाहूँगा कि मैं उनका एक वीडियो मैसेज जो है उसको भी प्ले कर दूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग इस वीडियो संदेश को भी सुनें। मैं डॉक्टर शबिस्ता खान, वाइफ ऑफ डॉक्टर कफील खान, माननीय उच्च न्यायालय से अपील करती हूँ कि मेरे हस्बैंड डॉक्टर कफील खान जो इस टाइम मथुरा जेल में हैं, और उनको 23 मार्च, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि क्योंकि जेल से लोगों को रिहा किया जाए, उसके अकॉर्डिंग मेरे हस्बैंड को कल सुबह में उनके रिहाई लिस्ट में उनका नाम भी था और उनको शाम में रिहा भी करना था। लेकिन आज उनको लखनऊ के किसी अधिकारी ने फोन करके उनकी रिहाई को रोक दिया है। जैसा कि मेरे हस्बैंड ने आज मुझे फोन किया और 3:16 पर वहां के जेल के पीसीओ से फोन किया था और बताया था कि उनके रिहाई लिस्ट में उनका नाम भी था और उनकी रिहाई लिस्ट में नाम भी था और उनको शाम में रिहा भी करना था। लेकिन लखनऊ के किसी अधिकारी ने फोन करके उनको मना कर दिया है, उनको रिहा करने के लिए मना कर दिया है। इसलिए हम माननीय उच्च न्यायालय से अपील करते हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि मेरे भी हस्बैंड को मथुरा जेल से जल्द रिहा किया जाए और हमें इंसाफ दिया जाए। धन्यवाद। मैं डॉक्टर शबिस्ता खान, वाइफ ऑफ डॉक्टर कफील खान, माननीय उच्च न्यायालय से अपील करती हूँ। मैं सवाल पे आता हूँ। मुझे लगता है इससे मेरे सवाल का जो प्रेमाइस है वो बिल्ड करने में थोड़ी मदद मिली होगी। डॉक्टर कफील की पत्नी थी डॉक्टर शबिस्ता खान। अव्वल तो ये कि ये पति पत्नी है, दोनों डॉक्टर हैं। मैं ये बात बहुत क्लियरली कहना चाहता हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत में एक स्टीरियोटाइप है एक समुदाय विशेष को लेकर, मुसलमानों को लेकर। डॉक्टर कफील गोरखपुर में रहते हैं, उनकी पत्नी भी गोरखपुर में है, उनके भाई जिनसे हम बात कर रहे हैं ये भी गोरखपुर से हमारे साथ बैठे हैं। ये जो स्टीरियोटाइप है इसको आप, क्योंकि टूटने का वक्त तो आ चुका था, स्टीरियोटाइप असल में वो टूट चुका है, पर आप सब लोगों को अपने अपने जहन में जो स्टीरियोटाइप बना है उसको तोड़ने की जरूरत है। ये दोनों पति पत्नी डॉक्टर हैं और इनके घर में तमाम और लोग केवल डॉक्टर नहीं है और ओहदों पर है, बहुत पढ़े लिखे।
ये इस बारे में मैं बात उनके कर जी जी डॉक्टर शाबिस्ता के साइड में भी सब लोग डॉक्टर हैं, मतलब जी डॉक्टर कफील के साले, उनकी वाइफ, उनके और दूसरे साले, सब लोग डॉक्टर हैं। और यहाँ डॉक्टर कफील के घर में भी, मतलब हम लोग जो हैं यहाँ पे भी डॉक्टर शाबिस्ता हैं, मेरी वाइफ भी है, और सबसे छोटा भाई भी डॉक्टर है। एजुकेशन में हर एक आदमी जो टॉप डिग्री है वो लिए हुए है। तो अब मैं अपनी हमारे बात फादर ने जी ना लड़कियों को पढ़ाई में कम रखा और ना ही लड़कों को, दो सबको जो है बहुत खुद बहुत पढ़ाया है। मैं हमारी जो जी जी मैं इसीलिए अपने सवाल पे आ रहा हूँ अब आदिल जी। मैं खुद डॉक्टर कफील से मिला दिसंबर जनवरी के दौरान मुंबई में जब वो थे, और हम दोनों लोग एक ही प्रोग्राम में, हम दोनों लोग स्पीकर थे। मैं भी था वहाँ पे स्पीकर और डॉक्टर कफील भी। तो मैं अपने तरफ से जाहिर सी बात है अपना अनुभव बांटने नहीं आया हूँ। मेरा सवाल, चूंकि हमने पत्नी का मैसेज चलाया और इसलिए मैं ये मैसेज चलाना चाहता था। मेरा सवाल ये है, अभी परिवार की क्या स्थिति है? अभी हमारी बात शुरू होने से पहले हम उनके दोनों बच्चों से डॉक्टर कफील के मिले थे। बच्चे अपने पिता के बिना किस तरह से रह रहे हैं, पत्नी की क्या स्थिति है, परिवार में बाकी लोग किस हालत में हैं पिछले ये जो 6 महीने बीते, और किस तरह के डर लगते हैं। देखिए, सबसे बड़ा डर तो हर एक सेकंड का डर है। आज मैं छोटा सा आपको वाकया बताता हूँ कि आज ट्यूसडे है। आज डॉक्टर कफील का जो है फ़ोन आता है 9 बजे से लेके 11 बजे तक के बीच में। लेकिन जब 11 बजे तक फ़ोन नहीं आया जी तो हम लोग सब लोग, मतलब हर घर का मेंबर और जो भी बाहर बहने रह, सब लोग एकदम डरने लगे। क्या हुआ, क्यों रोक दिया गया, पेपर में निकल आया या सोशल मीडिया पे जो आया है उस वजह से शक्ति बढ़ गई क्या? तो 1 घंटे में सबका, जो समझ लीजिए सबके हवाइयाँ उड़ने लगी, सब लोग एकदम परेशान हो गए, सबका फ़ोन आने लगा। तो मैंने फिर जो है वो पीसीओ पे लगातार मैं मिलाता रहा। तो 12 साढ़े 12 बजे उनका फ़ोन आया। पता चला एक फ़ोन ख़राब है, एक ही काम कर रहा है, इसलिए जो है लाइन लगे हुए थे तो फ़ोन नहीं जल्दी कर पाए। तो आप सोच लीजिए 1 घंटे के सब लोगों का इतना लगा रहता है कब क्या हो जाए। 1 घंटे में सब लोग पूरा डिस्टर्ब हो गए। मैक्सिमम 11 बजे आ जाता था और आज जो है 12:15 बजे उनका फ़ोन आया। मैंने देखा कि दोनों बच्चे उनके काफी छोटे हैं। बच्चे पिता से बहुत छोटे हैं। कब से नहीं मिले हैं बच्चे पिता से? छोटा वाला तो समझ लीजिए कि पहचानता भी नहीं है कि कौन डॉक्टर का उसके पापा है। वो अभी जो है वो 14 महीने का है। छोटा था 6 महीना, अगर पीछे कर लीजिए तो 8-9 महीने में बच्चे क्या रिकॉग्नाइज करेंगे। और डॉक्टर कफील की जो बच्ची है जैबरीना, जो पिछली बार बीआरडी में गए थे तो वो 9 महीने की थी, अभी वो 3 साल की है, 3.5 साल की है। तो उसको जो है यही बताया गया है कि पापा जो है कैंप करने गए हैं और कोरोना से लड़ रहे हैं और उनको मेडल, तुम्हारे लिए मेडल लेके आएंगे। और जब फोन आता है ट्यूसडे को तो यही पूछती है कि मेडल कब लेके आ रहे हैं। बाकी डॉक्टर शाबिस्ता का भी जो है तबीयत ठीक नहीं रहती है। परेशान तो उनको सबसे ज़्यादा सफ़र तो उन्हीं को ही करना पड़ रहा है। और मदर हमारी बहुत परेशान रहती है, उनकी सेहत काफ़ी गिर गई है जी। अब 5 मिनट के फ़ोन में सब लोग रोते ही रहते हैं। जी, आपकी जब उनसे हाल में जब बात हुई तो क्या बात हुई आपकी उनसे, क्या बोला उन्होंने? आज जैसे ट्यूसडे है, आज वही पूछ रहे थे कि क्यों डेट बार बार पड़ जा रही है, क्या वजह है, और तुम लोग निकालोगे नहीं क्या, हमको कितने दिन में हम यहाँ रहें। जी, रुक्मिनी आप कुछ पूछना चाहती हैं? जैसे डेट इतनी पड़ रही ना कि हम लोग कुछ सफाई नहीं दे पा रहे हैं कि जी। और एडवोकेट अच्छा रखे हुए हैं, उसके बाद भी जो है हर बार हम कहते हैं कि इस डेट में हम तुमको बेल में, मतलब एनएस से हट जाएगा। हर बार जो है वो एक दिलासा देते हैं और फिर वो डेट नेक्स्ट आ जाती है। कभी जो है बहुत अफसोस की बात भी है, कभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में नेट नहीं चलता है, कभी कोविड की वजह से हो जाता है, कभी कोई जज
जो साहब जो है नहीं आ पाते हैं, तो उस वजह से नहीं हो पाता है। और एक सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है कि पहली बार हम हियरिंग में देख रहे हैं कि बेंच चेंज होती रहती है, हर बार डबल बेंच नए जज साहब की बेंच आ जाती है। ये हम पहली बार देख रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा ये क्यों हो रहा है। रुक्मिणी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं, मैं पहले तो बहुत मैं अदील साहब, मैं आपको क्या कहूँ, मैं अपना पहले तो अफसोस ही जाहिर कर सकती हूँ, और हम लोग भी इस मामले में एज जर्नलिस्ट कम्प्लीटली फेल कर गए हैं, क्योंकि हम लोग ने भी ठीक से रिपोर्ट नहीं किया इस मामले पे। इस मामले में नहीं रुक्मिणी, हम लोग पत्रकार, पूरी देश की पत्रकारिता पिछले 6 साल हाँ, मैं भी से, अपने बारे में ही बात 7 करना साल से चाहती हूँ, हर मैं जगह हम लोगों फेल के कर बारे में गई। बात करना चाहती हूँ। देश के पत्रकारों के बारे में तो मुझे नहीं पता, पर हम लोगों ने नहीं रिपोर्ट किया, इसलिए भी मैं उस जिम्मेदारी को लेती हूँ, और इसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ आपसे। और आपके परिवार की गलती ये है कि आपके यहाँ एक अच्छा डॉक्टर पैदा हो गया, और उसको लगा कि वो उसकी जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे ज़्यादा भी उसको कुछ काम करना चाहिए, और एक जूनियर डॉक्टर ने सीनियर डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। यही शायद उनकी सबसे बड़ी गलती थी। आप देखिए और इसी वजह से ये जो है, मामला जो है, ये किसी जंगल में नहीं हो रहा है, या किसी गरीब किसान के साथ भी नहीं हो रहा है। इससे देश की हालत भी समझ में आती है कि एक पढ़ा लिखा डॉक्टर जो काफ़ी प्रिविलेज माना जाता है, उसको भी जेल में बंद करके रखा जा सकता है। आप कुछ कह रहे हैं अदील साहब, बोलिए। मैं कह रहा हूँ इसीलिए डॉक्टर जो है हिंदुस्तान में प्रैक्टिस नहीं करते हैं। पढ़ने के बाद वो फौरन जितने भी बड़े मेडिकल कॉलेज हैं, बच्चे फौरन बाहर चले जाते हैं, क्योंकि एक तो यहाँ वैसे स्ट्रगल इतना है, और उस पर से जब भी कोई अच्छा काम करने की कोशिश करता है तो उसको जो है वो टारगेट कर दिया जाता है। कफील के जितने भी दोस्त बाहर हैं, सब 40 लाख 50 लाख के पैकेज पे इस वक्त हैं, और वेल ऑफ कंडीशन में रह रहे हैं, और वो सब कफील को जो है पागल कहते हैं तुम सिख हो, तुमको जबरदस्ती जो है वो गलत डायरेक्शन में तुम जा रहे हो। इस बात को, तुमने पढ़ाई की, जो बात अदील साहब अभी कह रहे हैं, जो लोग इस शो को देख रहे हैं, उनके लिए ये बड़ा समझने की बात है। मैं थोड़ा सा इसका डिसेक्शन करना चाहता हूं। वो ये है कि जब अदील साहब ये बात कह रहे हैं कि उनके सारे दोस्त बहुत अच्छे हालात में, यानी कि बहुत अच्छे जो है वो माली हालात में विदेशों में नौकरियां कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि यू आर सिक, वो डॉक्टर कफील से कहते हैं कि तुम्हें ये क्यों करना है, या वो हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहते। तो अदील साहब यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग अभी आएंगे, एक पूरा खेमा है जो ये कह देगा देखो ये तो देश में रहना नहीं चाहते। मैं आपको बता दूं, वो इन हालात की ओर इशारा कर रहे हैं, जो हालात हमारे मुल्क में बन गए हैं, और जिन हालात की वजह से डॉक्टर कफील के दोस्त ये कहने पे मजबूर हो गए हैं, या ऐसे तमाम लोग, वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकता है, वो डॉक्टर हो सकता है, वो एक साइंटिस्ट हो सकता है। मेरे अपने परिवार में मेरी एक बहन सिर्फ इसलिए एक दूसरे देश में जाके साइंटिस्ट है क्योंकि यहाँ पर उसके रिसर्च के काम में तमाम सरकारी बाधाएं या तमाम चीज़ें आने आती हैं। तो इस बात को इस तरह से देखिएगा, मैंने जानबूझ के इसको डिसेक्ट किया। रुकनी, आप जो पूछ रहे थे। मैं वापस आऊंगी। आपने बोला कि उनका एक बच्चा जो है शायद 3 साल का है, और 3 साल से ही डॉक्टर कफील के साथ काफ़ी नाइंसाफी भी हो रही है। वो समझती कि मेरे पापा जो हैं वो कैंप करते रहते हैं, कैंप में ही गए हुए हैं। क्योंकि जब से उसने होश संभाला है, तब से वो जब बीआरडी से बाहर आए तो 11-12 महीने की थी, तब से वो देख ही रही है कि पापा रहते ही नहीं है घर में। महीने में 1 हफ्ता घर में रहे हैं हमेशा, तो वो ज्यादातर कैंप ही में रहे, चाहे गोरखपुर में भी रहे हो तो भी सैटरडे संडे कैंप लगाया है आसपास, कुशीनगर में, सहजनवा में, बस्ती में, आजमगढ़ में, हर जगह कैंप लगाया हुआ है। जो एकदम जो ऐसे इलाके जहां लोग जाना पसंद नहीं करते, वहां जाके दलित बस्ती में, गरीब झोपड़ी वाले वहां जाके कैंप लगाया है। वहां जाके जो है वो क्या नाम है, इलाज किया है, और फ्री में मेडिसिन बांटी है, और जो और लोगों से मदद करके टेस्ट किया हुआ है। जो अगर बाहर नहीं गए तो गोरखपुर का आसपास का कोई जिला नहीं है जहाँ पे वहाँ जाके वो सैटरडे संडे उन्होंने जो है वो कैंप ना किया हो।
और और पूरी बिहार और केरला में भी गए थे ना वो बाढ़ के दौरान? बिहार में चमकी बीमारी के दौरान 14 दिन थे, फिर बाढ़ में 7 दिन थे। बाढ़ में वो बता रहे थे कि पॉटी बह रहा है, उसमें हम लोग खड़े होके लोग जो है एक फ्लैट तक जो है कुछ कुछ एरिया में आधा फ्लोर तक डूब गया था। वहां उस गंदे पानी में जाके खुद डॉक्टर कफील के पैर में भी इन्फेक्शन हो गया था। ज्यादातर लोगों को स्किन डिजीज हो गई थी। गंदे पानी में, झोपड़ी में, छोटे छोटे घरों में जाके देखना और दवाएं देना, ये बहुत टिपिकल काम है। मतलब आप सोचिए, बदबू से आप मतलब आप 1 घंटा 2 घंटे से ज्यादा रुक नहीं पाएंगे वहां पे, और वहाँ 6-6 घंटे लोगों को देखना जाके वहां में। आप पॉटी में आप चलते चले जा रहे हैं, उसमें आपको आपका माइंड भी आपको कूल रखना है ताकि पेशेंट को देखना है, बच्चों को देखना है। बच्चे जो है बोल तो पाते नहीं है, उनको आपको सिम्टम से ही समझना है, उसी हिसाब से फिर उनको दवा देनी है। ज्यादातर बच्चों के कान बह रहे हैं तो स्किन डिजीज हो गई है, नहा नहीं पाए, नल डूबा हुआ है तो स्किन डिजीज हो गई। तो बिहार बाढ़ में आप देखेंगे एनजीओ बहुत हैं, लेकिन डॉक्टर कफील ही एक तरह से वहां पे नजर आया। उसके अलावा आप आसाम बाढ़ में आप देख लीजिए, उनके बहुत से आपको वीडियोस दिखेंगे यूट्यूब पे और फेसबुक पे। 14 दिन आसाम में थे और टीन शेड में, पंखा भी नहीं। और जो है कफील बीआरडी से पहले सिर्फ एसी में रहने वाले आदमी थे, और वहां पे चारपाई पे सो रहे हैं मच्छरदानी लगा के, और सुबह से पेशेंट को देख रहे हैं। आसाम में टापू में कोई फैसिलिटी नहीं है, और खटारा बस में बैठ के 6-6 घंटा 8-8 घंटा सफर करना, नाव पे 2-2 घंटा सफर करना, ये बहुत मतलब समझ लीजिए आप अगर पॉपुलैरिटी के लिए भी करना चाहें ना तो आप नहीं कर पाइएगा। 1 दिन करिएगा, 2 दिन करिएगा बस। और वहां जाके आसाम में रहना बहुत टफ काम है। वहां पे एक तो आपके लैंग्वेज भी नहीं, फिर कलकत्ता से कुछ डॉक्टर्स को लेके गए थे, वो लोग ट्रांसलेट करके बताते थे, उसमें पेशेंट देखना। और वो लोग बहुत मतलब बहुत गरीबी है उधर आसाम में, वेस्ट बंगाल में भी, और केरल में जो आदिवासी इलाका है। शहरों में तो वेल ऑफ दिखता है, वहाँ पे बड़े एनजीओ काम भी करते हैं, लेकिन घर घर जाके देखना ये बहुत टफ काम है। एक जगह आप कैंप लगा लीजिए और वहां सब लोग आके देख लें तो इजी है, और आप 1 to 1 अगर घर पे जाएं तो ये एक बड़ा काम है। आप लोग योगी जी से भी मिले, आप खुद मिलने गए थे, क्या बोला चीफ मिनिस्टर ने? बीआरडी के वक्त हम लोग 7 महीने चुप थे। सबसे पहले डॉक्टर शाबिस्ता मिलने गई। 2 सितंबर को हम लोग सरेंडर किए थे। 10 सितंबर को मंदिर में ही डॉक्टर कफील की वाइफ सुबह 5 बजे मिली। तो योगी जी ने कहा कि जो है न्याय होगा, मैं देखता हूँ। फिर उसके बाद जो है हमारी मदर आई हज करके, 1 महीना 2 महीना लगता है हज करने में। फिर दिसंबर में मेरी मदर आई, और वो आते ही जिद करने लगी कि हम योगी जी से मिलेंगे। फिर वो खुद योगी जी से मिलने गई, तब भी योगी जी ने कहा कि जो है न्याय होगा, आप घबराइए नहीं, मैं देखता हूँ। बस ये है कि योगी जी से मिलने से जेल में जो टॉर्चर करते थे थोड़ा सा कम हो गया, खाना वाना सही मिलने लगा। हम लोगों को जैसे 15-20 मिनट ही मिलने देते थे, बाकी लाइन में खड़े रहते थे, जबरदस्ती चेक करते थे, तो वो थोड़ा सा इजी हो गया। लेकिन कोई रिलीफ नहीं मिला। जब लोगों ने आवाज उठाई कि डॉक्टर कफील कहाँ है, और हम लोगों ने बोलना शुरू किया, मतलब आप समझ लिए मार्च 2018 में, तब जाके 1 से 1.5 महीने में आवाज आई लोगों ने, तब जाके मीडिया में वो चीज उठी और डॉक्टर कफील को बेल मिली। मैं योगी जी से, मैं आपको बीच में 1 मिनट रोक के एक बात जोड़ देना चाह रहा हूं कि ये कोई एहसान नहीं किया कि मुख्यमंत्री से मिलने के बाद अगर उनको ढंग का खाना मिलने लगा, अगर आपको उनसे मिलने दिया जाता था, अगर उनसे बर्ताव ठीक करने लगे। ये हमारे संविधान का हिस्सा है, ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का हिस्सा है, और दुनिया में भले ही कोई अपराधी साबित हो जाए, आरोपी तो छोड़ दीजिए, उसको भी ये अच्छा खाना, साफ कपड़े, साफ बैरक, अगर वो चाहे तो किताबें, वो चाहे तो पढ़ाई करने, वो चाहे तो अखबार पढ़ने, और वो जो कुछ चाहे, जितने मानवाधिकार उसके जेल के या सलाखों के या हिरासत के बाहर होते हैं, लगभग उतने ही मानवाधिकार केवल एक बंदी रहने के अलावा
उसके वहां पर भी होते हैं। वो बीमार पड़ेगा तो उसको अच्छा इलाज मिलना चाहिए, वो योगा करना चाहता है तो उसको योगा करने को मिलना चाहिए। ये मुख्यमंत्री से इसके लिए मिलने की आवश्यकता, मैं ये बात जो लोग देख रहे हैं उनको बताना चाहता हूं कि कोई मुख्यमंत्री ने कोई एहसान नहीं किया। ये मूलभूत मानवाधिकारों का हनन है। अगर आपको याद हो तो जिस भगत सिंह की फोटो कम्युनिस्ट पार्टी भी लगाती है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी लगाता है अपने पोस्टर पे, उस भगत सिंह ने 60 दिन की भूख हड़ताल अच्छे राशन और किताबें और अखबार के लिए ही की। तो ये बात आप लोग जहन में रखिए सुनते समय जो आदिल साहब कह रहे हैं। आप एक बात, अभी इलाज की बात किया तो मैं बता दूं कि ये जो इतना मेंटल ट्रॉमा हुआ तो डॉक्टर कफील को एक बार माइनर इंजाइना पेन आ गया था। तो हम लोगों ने मथुरा जेल में एप्लीकेशन दी हुई है और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट इलाहाबाद को भी लिखा हुआ है, लेकिन 6 महीना हो गए किसी डीएम कार्डियो से अभी तक डॉक्टर कफील की जो है कोई जांच नहीं हुई है। जो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। कई बार लेटर लिखा जा चुका है कि उसको माइनर एंजाइना हुआ है, तो एक बार कम से कम जो है वो किसी अच्छे हॉस्पिटल में या डॉक्टर को ही जेल में बुला के डीएम कार्डियो से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये हमारा राइट्स है, लेकिन अफसोस की बात है कि वो भी हमको नहीं मिल रहा है। मैं असल में यहीं पे बात को ख़त्म करना चाहती हूँ। बस एक मेरा आखिरी सवाल है, वो ये है कि आपकी डॉक्टर कफील की माँ और आपकी माँ कैसी हैं अभी और उनकी क्या हालत है? डॉक्टर कफील की माँ तो बहुत परेशान है। 5 मिनट फोन आता है तो रोती ही रहती हैं, बाबू कब आओगे, बाबू कब आओगे। सेहत उनकी गिर गई है। शुरुआत में तो हम लोगों ने झूठ बोला कि अभी आ जाएंगे, मतलब यहाँ गए हैं वहाँ गए हैं। हम लोगों को उम्मीद थी कि ये छोटी FIR है तो बेल मिल जाएगी। बेल मिल भी गई 10 फरवरी को, लेकिन जो है वो 4 दिन रिहा नहीं किया और उसके बाद जो है वो क्या नाम है NSA लगा दिया। तो जब NSA लगा दिया तब उनको बताया गया, तो बहुत 2 दिन तक तो बहुत खामोश थी, खाना वाना भी नहीं खा रही थी। फिर धीरे धीरे सब लोगों ने, बहनों भी फ़ोन से काउंसलिंग की, हम लोग भी लगे रहे। तो अभी थोड़ी ठीक है, लेकिन जो है वो चुप चुप सी रहती हैं। बार बार पूछती हैं डेट कब आ रही है, क्यों डेट बढ़ रही है, और जो है कहती हैं हमको एक बार दोबारा से ले चलो, हम CM से मिलेंगे, योगी जी गोरखपुर आए तो मिलवाओ। बहुत जिद किया तो लेटर भी लिख दिया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। मैं मेरा एक सवाल है आदिल साहब, ये जो 153A IPC की लगाई गई है डॉक्टर कफील पे, और जी, जो लोग देख रहे हैं वो शायद नहीं जानते होंगे, मैं बता दे रहा हूँ कि किस बिना पे वो जो FIR हुई थी, जो सिविल लाइंस थाने में FIR जो हुई थी, उस शिकायत में, जी अलीगढ़ में, उस शिकायत में कहा गया था कि अपनी स्पीच में डॉक्टर खान ने बिना नाम लिए ये कहा था कि मोटा भाई सबको हिंदू या मुस्लिम बनना सिखा रहे हैं लेकिन इंसान बनना नहीं। उन्होंने ये कहा कि एक विशेष संगठन जो है उसके एग्जिस्टेंस जो है उसके बाद से जो है कॉन्स्टिट्यूशन में उसका यकीन नहीं है उस संगठन का, ठीक है। और उन्होंने ये कहा कि CA जो है वो मुस्लिमों को सेकंड क्लास सिटीजनशिप जैसी स्थिति में ला देता है और NRC से भी परेशानी होगी। जो लोग देख रहे हैं वो सोचें और बताएं कि इसमें राष्ट्र की सुरक्षा को कौन सा खतरा पैदा हो रहा है। और 153 जिसका मैंने जिक्र किया, उसमें पुलिस ने ये NSA के तहत, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है कि राष्ट्र की, देश की सुरक्षा को खतरा किसी व्यक्ति से हो, ये अंश कोट किया गया है उस FIR में। ये भी सब लोग सुन ले, मैं चाहता हूँ। और मैं इसे TV पे दोहरा रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता कल को मेरे ऊपर भी NSA लग जाए, ठीक है। मैं आपके यहाँ पे लाइव मुझे दोहरा रहा हूँ, तो कल को मेरे ऊपर भी NSA लग सकता है और आपके ऊपर भी लग सकता है अगर आप ऐसी कोई बात करें, और किसी के ऊपर भी लग सकता है, रुक्मिणी पे लग सकता है, किसी पे भी लग सकता है। ये हालात किस तरह के, इस बारे में सोचिए। आदिल साहब, जो केस उन पे लगाया गया है, आप उस केस को कैसे देखते हैं, एक बात। दूसरी बात, ये जो लॉकडाउन और कोरोना का पूरा मामला है, माहौल है, और आपने शुरुआत में कहा कि मथुरा की जेल में ऑलरेडी जो है वो क्षमता से कहीं अधिक कैदी हैं। कितना खतरा डॉक्टर कफील को है, और आपके एक भाई पे हमला भी हो चुका है इसके पहले, और जी आप लोगों पे भी हमला हो चुका है और आज तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ। जी, इसके लिए भी मैं खुद हमला मतलब 4 गोलियां चलाई गई हैं उनके ऊपर। 4 गोलियां चलाई थी, 3 गोलियां लगी, बॉडी में लगी, और 1 गोली रिकवर भी हुई।
एक गोली पार होके निकल गई, एक गर्दन से रिकवर हुई। जी और डॉक्टर कफील के दोस्त थे न्यूरोसर्जन द्विवेदी, हिमांशु द्विवेदी, उन्होंने जो है वो गोली जो है रात में 3 बजे गोली निकाली, तब काशिफ जो छोटा भाई है इंजीनियर है उसकी जान बची। और एक गोली तो उसकी यहाँ हड्डी से लेके उड़ गई थी, सर पे गोली मारी थी। अगर उसने हाथ पे सर ना लगाया होता तो शरीर पे गोली लग गई होती। और गोरखनाथ मंदिर में सीएम सर मौजूद थे और गोरखनाथ मंदिर से सिर्फ 500 मीटर पे गोली मारी गई। स्कूटी सवार 2 आते हैं, गमछा हेलमेट पहन के गोली मार के चले जाते हैं। 2 साल 2.5 साल हो गया, 10 जून को मारा है, 2 साल हो गया है और डॉक्टर कफील आज तक जो है अरे मतलब रिहाई नहीं हुई। मैं सीएम से शिकायत करने गया 28 जून को, सारे न्यूज़पेपर में निकला भी। 2 जुलाई को मेरे ही ऊपर एफआईआर कर दी गई और मुझे ही जेल डाल दिया गया। मैं क्या कहा जाए। ये जो आप बात कह रहे हैं ना, मुझे अभी बस मेरा चूंकि बहुत दिल कर रहा है, मैं स्क्रीन पे एक जो है तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। आपने जब ये बात कही कि गोरखधाम पीठ से 500 मीटर दूरी पे गोली चला दी गई, एक पोस्टर आप लोगों की स्क्रीन पे आएगा और ये उत्तर प्रदेश सरकार का पोस्टर है और जिसपे लिखा है कि अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश का वादा पूरा कर रही है सरकार, और मुख्यमंत्री की बड़ी सी तस्वीर है हंसते हुए। अमूमन वो मुस्कुराते हुए हंसते हुए कम देखे जाते हैं। मुझे बताइए कि इन मामलों को, ये जो कुछ हो रहा है, ये जो केस दर्ज किए गए डॉक्टर कफील पे, उसकी सफाई में आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि केस तो जो अदालत में चलेगा वो बाद में चलेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि जो डॉक्टर कफील ने जो स्पीच दी वहां पे, वो फेसबुक और यूट्यूब पे अवेलेबल है। उस स्पीच में कुछ ऐसा नहीं है, मोटा भाई बड़े भाई को बोलते हैं और वो स्पीच में सबको यही समझा रहे थे कि आप जो है बहुत ज्यादा इसको निगेटिव लेके मत चलिए, इसको जो है ज्वाइंटली हैंडल करिएगा तो ये CANRC बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। अगर आप लोग डरेंगे तो ज्यादा नुकसान होगा। और उन्होंने उनके साथ योगेंद्र यादव जी भी थे, उनके साथ और भी लोगों ने स्पीच दी थी, लेकिन किसी के ऊपर कुछ नहीं हुआ, सिर्फ डॉक्टर कफील के ऊपर हुआ। तो मैं ये कहता हूँ जो CANRC की वजह से उनके ऊपर FIR नहीं हुआ, ये BRD एपिसोड में जो डॉक्टर कफील रेगुलर हर जगह कैंप करते हैं, उसके बाद स्वास्थ्य का जो इशू उठाते हैं कि हमारे यहाँ 10 लाख बच्चा मर जाता है हर साल और हम कुछ नहीं कर पाते हैं, ये 10 लाख बच्चे बचाए जा सकते हैं, BRD पे स्वास्थ्य के इशू पे उठाते हैं, उसी वजह से सिर्फ पकड़ा गया है और किसी वजह से नहीं उनको अरेस्ट किया गया है। CANRC सिर्फ एक दिखावा है, क्योंकि जिस 153A में 7 ईयर से कम वो है, सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है और हाई कोर्ट का भी जजमेंट है कि अरेस्टिंग है ही नहीं उसमें जी। वो लोकल लेवल पे से जमानत मिल जाती है जी। और इनको जमानत 6 रोज में मिल गई। 2 तारीख को ये अलीगढ़ पहुंचे हैं और 8 रोज में 10 फरवरी को CGM अलीगढ़ ने जमानत दे दी जी। तो लेकिन इन लोगों ने रिहाई नहीं किया 4 दिन और फिर NSA लगा दिया। इस बात को समझना पड़ेगा। तो फिलहाल तो इस बातचीत को हम जो है यहीं पे विराम देंगे और अदील साहब का बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आए, उन्होंने बात की, इतना वक्त दिया हमको। रुकनी बहुत हिम्मत से आप लोग हैं अदील साहब, आप लोगों ने बहुत हिम्मत दिखाई है। हमें अफसोस है जो हो रहा है आपके साथ और इस देश में ऐसा हो सकता है, ये थोड़ा कल्पना के बाहर भी है, पर क्या कहें आप लोग से यही गुजारिश है कि हम जो सब हो रहा है डॉक्टर कफील के साथ, हम लोगों के साथ, भाई के साथ, इस चीज को जो है वो लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोग जाने, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया ने कुछ निगेटिव सारी चीजें दिखाई हुई हैं तो लोग अभी भी सच्चाई जानते नहीं है। फिर भी बहुत लोगों का प्यार मिला है और शायद इसी वजह से आज जो है डॉक्टर कफील भी जिंदा है और हम लोग भी जिंदा हैं, लोगों की वजह से, कि लोग जो है अभी भी डॉक्टर कफील को चाहते हैं, उनके काम को चाहते हैं और हम लोगों को भी गाए बगाए बहुत लोगों से दुआएं मिल रही हैं, प्रार्थनाएं मिल रहे हैं, लोगों के फ़ोन आते हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो। आप डॉक्टर कफील के फेसबुक पे ऑफिशियल पे कमेंट्स पढ़ सकते हैं, हर कम्युनिटी, हर लोगों का लोग सपोर्ट कर रहे हैं और बड़े बड़े लोग भी वीडियोस भी लोग डाल रहे हैं।
सिर्फ जो है मुस्लिम कम्युनिटी के लोग नहीं, सारे कम्युनिटी के लोग डाल रहे हैं और डॉक्टर कफील के रिहाई के लिए कर रहे हैं। आप लोग से यही है कि इस चीज को आवाज उठाएं, नहीं तो डॉक्टर कफील रिहा नहीं हो पाएंगे। ऐसे ही 3-3 महीना करके उनको साल भर तक जेलों में सड़ा दिया जाएगा। कुछ दिन पहले हमने जो एक कवि और एक्टिविस्ट वरवर राव को लेके भी एक ऐसा ही शो चलाया था। वो भी जेल में बंद है और वो बीमार है और अब उनको कोरोना संक्रमण भी हो गया है। अब जाके उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये सोचना होगा हमको बार बार कि ये सब क्या हो रहा है। और साथ ही साथ एक बहुत ज़रूरी बात ये है जो बात अभी अदील साहब ने कही, और बीच में एक मौका आया था जब आमतौर पे ये नहीं होता है, या पत्रकारिता को जो है एक अलग तरह से देखा जाता है। ये सिखाया जाता है हमको पत्रकारिता के स्कूल में कि पत्रकार को भावुक नहीं होना चाहिए। इसके पहले भी ये हमारे साथ एक शो में हो चुका है, आज फिर हुआ है, जब मैं और रुक्मिणी हम दोनों ही जो है एक वक्त ये बात करते हुए भावुक हो गए थे। मुझे लगता है कि एक पत्रकार के तौर पे हमको भावुक होना चाहिए, वरना हम शायद किसी जो बात है, जो मौका है, शायद उसकी नज़ाकत को हम नहीं समझते, या सामने वाले की तकलीफ़ को हम महसूस ही नहीं कर पाएंगे, तो हम कैसे उसको बेहतर तरीके से दिखा पाएंगे। बहुत ज़्यादा कहने की गुंजाइश बची नहीं है, हमने बहुत सारी बात करी। अदील साहब का शुक्रिया। मैं आज के शो का एंड करने के पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि कल सुबह 11 बजे जो है वो सवाल में अभय कुमार दुबे, सीनियर पत्रकार और रिसर्चर जो है, वो हमारे साथ होंगे। उनकी नई किताब है हिंदू एकता बनाम ज्ञान की राजनीति। मैं और तोमना वो शो करेंगे, आपकी स्क्रीन पर उसका पोस्टर है। कल सुबह 11 बजे आप वो देख सकते हैं। बाकी ये जो कुछ हुआ उस पर मैं अंत में कुछ कहने की जगह हिंदी के वरिष्ठ कवि राजेश जोशी की एक कविता जो है बस वो पढ़ के और आप दोनों लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा, रुक्मिणी का और अदील साहब का। ये कविता कहती है कि जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे, कटघरे में खड़े कर दिए जाएंगे जो विरोध में बोलेंगे, जो सच सच बोलेंगे मारे जाएंगे। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि किसी की कमीज़ हो उनकी कमीज़ से ज़्यादा सफ़ेद, कमीज़ पर जिनकी दाग नहीं हो मारे जाएंगे। धकेल दिए जाएंगे कला की दुनिया से बाहर जो चारण नहीं होंगे, जो गुण नहीं गाएंगे मारे जाएंगे। धर्म की ध्वजा उठाने जो नहीं जाएंगे जुलूस में, गोलियां भून डालेंगी उनको, काफिर करार दिए जाएंगे। सबसे बड़ा अपराध है इस समय निहत्था और निरपराधी होना, जो अपराधी नहीं होंगे मारे जाएंगे। एक बात मैं एक जोखिम लेकर कह रहा हूँ कि एक बार ये भी सोचिएगा कि अगर डॉक्टर कफील खान का नाम डॉक्टर कफील खान नहीं होता तो भी क्या उनको ये सब कुछ इतना और इस तरह झेलना पड़ता। फिलहाल के लिए शुक्रिया रुक्मिणी, और शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका अदील साहब हमारे साथ इस शो में शामिल होने के लिए। आप लोग जो देख रहे थे उनका शुक्रिया। इस शो को लाइक कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि अदील साहब भी चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि ये बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। ये वीडियो आज रात तक आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगा। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ मैं कि कल डॉक्टर कफील साहब का डेट भी है ना अदील साहब? जी 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 22। तो उम्मीद करते हैं थोड़ा उनको अच्छे विशेष भेजिए और परिवार को अपने ख्यालों में रखिए, और कुछ खास कहने को है नहीं। उम्मीद करते हैं कि हम लोग सरकार जगेगी और सरकार कुछ सही कदम उठाएगी। जी तो बस हम लोग विदा लेते हैं। आप लोगों को शुभ रात्रि। लेकिन रात को सोने से पहले कफील साहब के बच्चों के बारे में जो बताया अदील साहब ने, उसको एक बार सोचिएगा, फिर रात को सोइएगा। शुभ रात्रि।